नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के बारे में। इस कहानी में हम पढ़ेंगे मधुलिका का चरित्र चित्रण या उसके चरित्र की विशेषताएं, जो कि इग्नू के एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसकी कहानी से। पहले इसकी कहानी का पृष्ठभूमि थोड़ा सा जान लेंगे हम। तो ये कहानी है मधुलिका की, ठीक है, जो कि सिंह मित्र की कन्या है। और इसमें दूसरा चरित्र अरुण है, जो कि मगध का राजकुमार है, और एक कौशल नरेश है। और इस कहानी का पूरा जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रेम पर कर्तव्य और कर्तव्य पर प्रेम की विजय। तो इस कहानी में जो मधुलिका है वो खेती करके अपना जीवन यापन करती है। तो जो राजा है वो उससे उसका खेत मांगते हैं और उसके बदले में उसको जो है बहुत सारी सोने की मुद्राएं देते हैं, लेकिन वो सोने की मुद्राएं लेने से इनकार कर देती है और उनके ऊपर न्यौछावर कर देती है। तो इसी तरह से जो है वहीं पे एक राजकुमार मगध का आता है जिसका नाम अरुण है। वो मधुलिका को पहली नज़र से उसे प्यार करने लग जाता है, उसके सामने अपना प्रस्ताव भी रखता है, लेकिन मधुलिका उसे मना कर देती है। फिर मधुलिका जो है खेती करने लग जाती है, खेती करके अपना काम करती है, जीवन यापन करती है, लेकिन इसी बीच वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और अंतर्द्वंद की स्थिति में रहती है ना। ये कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है मधुलिका। फिर 3 साल बाद दोबारा अरुण वापस आता है, तो मधुलिका उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ना। और उसके प्रेम प्रस्ताव को इस बार मतलब वो मना नहीं कर पाती, है ना, इस बात को वो मना नहीं कर पाती। फिर ये अरुण और मधुलिका दोनों साथ में रहने लग जाते हैं, है ना, खेती करते हैं। तो अरुण जो है मधुलिका को एक बात के लिए मना लेता है कि वो कौशल नरेश से उनकी दुर्ग से लगी हुई जो बंजर भूमि है उसके लिए उन्हें मना ले, वो भूमि उनसे मांग ले, क्योंकि वो उस भूमि पर क्या करना चाहता था, अपनी शिविर खड़ा करना चाहता था, अपनी सेनाओं के शिविर खड़ा करना चाहता था। अब उसको जो है मगध से निकाल दिया गया था अरुण को, इसलिए वो यहाँ पर आकर जो है कौशल नरेश के कौशल को जो है अपने हाथ में हथियाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं कौशल नरेश को हटाकर यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लूँ, मैं यहाँ का राजा बन जाऊँ। और वो मधुलिका को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊँगा। तो मधुलिका जो है उसकी बात मान लेती है, लेकिन फिर वो वहीं अंतर्द्वंद में फंस जाती कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता जो है ना, मेरे पिता जो कि कौशल नरेश के रक्षक थे, जिन्होंने रक्षा की थी, रक्षा करके वो मर गए थे, है ना। तो वो उनका अपमान नहीं कर सकती, है ना। वो राष्ट्रीय भावना से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाती है कि वो सोचती है कि मेरे पिता ने इसी राष्ट्र के लिए अपनी जान दे दी और मैं ये क्या करने जा रही हूँ। तो फिर वो क्या करती है, वापस जाती है कौशल नरेश के पास। उसकी सेनाएं, जो कौशल नरेश की सेना है, वो उसको उनके यहाँ पे लेकर जाती है बंदी बनाकर। तो वो सारी बात बता देती है। फिर जो अरुण उसकी सेना है उसको बंदी बना लिया जाता है। फिर जो कौशल नरेश है वो अरुण को प्राणदंड की सज़ा सुनाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मधुलिका तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पुरस्कार में क्या चाहिए। तो वो कहती है कि अगर आप मुझे पुरस्कार देना ही चाहते तो मुझे भी मृत्युदंड दे दीजिए। तो इस तरह से ये कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अब इस पूरी कहानी में हम ये जानेंगे कि मधुलिका का चरित्र कैसा था। तो इस कहानी में जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने बताया है कि जो मधुलिका है वो स्वाभिमानी है, साहसी है, प्रेम से युक्त है। उसका जो प्रेम है वो उदात्त प्रेम है ना, देश प्रेम से युक्त है, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है ना। श्रम और मेहनत से परिपूर्ण व्यक्तित्व है उसका, वाक चातुर्य से परिपूर्ण है, बलिदान की भावना से ओतप्रोत है ना। और सौंदर्य की प्रतिमा है, यानी वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आदर्श प्रेमिका और एक आदर्श स्त्री है। राष्ट्रीय भक्ति उसके अंदर कूट कूट के भरी है। उसके स्वभाव में विनम्रता की झलक जो स्पष्ट दिखाई देती है। तर्कशील है, बुद्धिमान है और कहानी का प्रमुख पात्र है। एक कृषक बालिका है, अनाथ है, मातृभूमि के प्रति उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। एक सच्ची प्रेमिका है, वीर साहसी नायिका है, द्वंद्वग्रस्त नारी है, सच्ची राष्ट्रीय भक्त है और कर्तव्य बोध से परिपूर्ण है। और उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हम बात करते हैं कि स्वाभिमानी कैसे है वो, है ना, कि जो मधुलिका है वो स्वाभिमानी कैसी है। तो इस बात का पता हमें तब चलता है जब राजा जो हैं, मतलब यहाँ पर इनके कौशल राज्य में क्या होता था कि ये लोग मतलब हर साल एक उत्सव बनाते थे जहाँ पर जो राजा है मतलब खेतों में काम करेगा। मतलब राजा जो है खेतों में अन्न उपजाते थे। मतलब हर साल किसी एक का खेत चुना जाता था और जिसका खेत चुना जाता था उस खेत में राजा खुद से अन्न उपजाता था और फिर उस खेत के बदले में जिसका वो खेत होता था उसे स्वर्णिम मुद्रा देकर उससे ये खेत खरीद लेता था। तो इस बार जो बारी आई वो मधुलिका की बारी आई, मधुलिका के खेत की। तो सेम राजा ने उस मधुलिका के खेत के बदले में उसे स्वर्णिम मुद्राएं दी, लेकिन उसने स्वर्णिम मुद्राओं को अपने माथे से लगाकर फिर राजा के ऊपर निछावर कर दी। उसने उसको नहीं ली, उसने राजा का अनुग्रह स्वीकार नहीं करके
दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करना स्वीकार किया। तो यहाँ पर दिखाता है, ये चीज़ दिखाई जाती है, मतलब ये दिखाता है कि जो मधुलिका है वो कितनी स्वाभिमानी थी कि उसने अपने खेतों को जो है किसी मूल्य में नहीं आंका। उसने कहा कि उसने अपने खेत को ऐसे ही बिना किसी मूल्य के दे दिया और दूसरों के खेत में काम करके अपना जीवन यापन करना स्वीकार किया। दूसरा, इसी बात से ये भी पता चलता है कि मधुलिका कितनी साहसी है ना। साहसी के क्रम में दो बातें आती है। एक तो यही कि राजा के ऊपर उसने स्वर्णिम मुद्राएं फेंक दी, मतलब न्यौछावर कर दी और कहा कि मैं मतलब जो है कि आप ऐसे ही खेत ले लीजिए, मतलब खेत का कोई मूल्य उसने नहीं आंका, दूसरों खेत में काम करके जीवन यापन करना चाहा। और दूसरा तब आता है जब मधुलिका जो है अपने प्रेम का बलिदान दे देती है ना। जो अरुण है उसको सेना जो है बंदी बना लेती है और वो राजा के सामने सारी बातें बता देती है कि किस तरह से उसने क्यों वो भूमि ली थी, है ना, और अरुण ने कैसे वहाँ पे अपनी शिविर सेनाएं लगाई हैं इत्यादि। दूसरा कि वो अनन्य प्रेम से युक्त है, यानी कि उसका जो प्रेम है वो उदात्त है, एक आदर्श नारी है, वो आदर्श प्रेमिका है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि जब अरुण को बंदी बना लेते हैं राजा के सैनिक, तो जो राजा है उसको अरुण को मृत्युदंड की सज़ा सुनाते हैं। तो वो मधुलिका से पूछते हैं पुरस्कार में तुम्हें क्या चाहिए। तो मधुलिका भी कहती है कि मधुलिका जो है अरुण के पास जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे भी मृत्युदंड दे दीजिए। यानी कि जहाँ उसके लिए एक तरफ प्रेम से ज़्यादा अधिक उसका कर्तव्य बोध था, है ना, राष्ट्रीय प्रेम था, वहीं दूसरी ओर उसने राष्ट्रीय प्रेम के ऊपर अपने प्रेम को चुना। यानी कि उसने अपने कर्तव्य बोध का पालन भी किया और अपने प्रेम के साथ भी अंत तक खड़ी रही। तीसरा कि वो श्रम और मेहनत से परिपूर्ण उसका व्यक्तित्व है। तो श्रम और मेहनत से परिपूर्ण व्यक्तित्व है, ये हमें पता चलता है कि वो किस तरह से पूरी मेहनत करके खेतों में काम करके, है ना, एक कृषक बालिका है, खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती है। तो यहाँ पर जो लेखक है उसने बताया है कि वो कितनी मेहनत से काम करती है, कि कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते, वह एक आदर्श बालिका थी। तो इस बात से पता चलता है कि वो कितना मेहनत करती थी, ठीक है, और वाक चातुर्य से भी परिपूर्ण थी। यानी कि वो राजा के सामने कितनी निर्भय होकर, निडर होकर अपनी पूरी बात को रखती है, इससे पता चलता है कि वो कितनी वाक चातुर्य है। बलिदान की भावना से ओतप्रोत है वो, है ना। उसका जो पांचवी विशेषता है वो ये कि वो बलिदान की भावना से प्रेरित है। कथा की शुरुआत में देश के लिए वो अपनी भूमि बलिदान कर देती है ना, राजा को अपना खेत दे देती है, और कथा के अंत में वो देश के लिए अपना प्रेम बलिदान कर देती है ना। अरुण को बंदी बना लेते हैं, मृत्युदंड की सज़ा मिल जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर बलिदान की भावना कितनी थी। सौंदर्य की प्रतिमा है खेत, मतलब इस कहानी में लेखक ने ये बताया कि वो कितनी सुंदर थी, कि खेतों में काम करती थी, उसके चेहरे से पसीना बहता था, लेकिन फिर भी वो मतलब पतली थी, दुबली थी, लेकिन उसके बाद भी वो कितनी सुंदर लगती थी। वो कहते हैं कि कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी, है ना, मतलब दुबली है लेकिन फिर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। यानी कि वो इसे भी बताते हैं कि वो कितनी सुंदर थी। फिर वो कहते हैं कि वो एक आदर्श प्रेमिका है और नारी है ना। मतलब पहले क्या होता है कि जब अरुण इसके पास आता है, कहता है कि मैंने तुमसे पहली नज़र में ही प्यार किया, लेकिन तब वो इसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, कहती नहीं। लेकिन बाद में जब वो 3 साल बाद दोबारा उससे वापस आता है, फिर वो उसके साथ जो है उसके साथ हो जाती है, उसके प्रेम प्रस्ताव को वो मना नहीं कर पाती है ना। इसी संदर्भ में एक मतलब लेखक ने कहा है कि युवती का वक्ष स्थल फूल उठा, वह हाँ भी ना कर सकी ना भी ना कर सकी। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से ना जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इसी कौशल सिंहासन पर बैठा दूंगा। तो आदर्श प्रेमिका है ना। हमें पता चलता है कि जब राजा अरुण को मृत्युदंड देते हैं तो वो भी कहती है कि मुझे भी मृत्युदंड पुरस्कार में दे दीजिए। और राष्ट्रीय भक्ति की भावना से ओतप्रोत है, ये भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो मतलब अपने ही रास्ते से जो है अपने ही रास्ते से छल नहीं करती, है ना, और राजा को जाकर सारी बात बता देती है। विनम्र है बहुत ज़्यादा, तर्कशील और बुद्धिमानी भी है, ठीक है, और अनाथ है क्योंकि जो इनकी जो पिता थे सिंहमित्र, है ना, उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए ये अनाथ है। और मातृभूमि के प्रति तो इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, उसके लिए इसने अपना प्रेम, है ना, अपनी भूमि तक बलिदान में दे दिया और ख़ुद को भी बलिदान कर दिया।
सच्ची प्रेमिका है, वीर साहसी नायिका है और द्वंद्वग्रस्त नारी है ये, बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व, मतलब इस पूरी कहानी में ये बहुत ज़्यादा द्वंद्व में फंसी रहती है। पहला पॉइंट तो तब आता है जब सिंहमित्र कौशल का, मतलब इसमें लेखक ने बताया कि सिंहमित्र मतलब अरुण के मोहपाश में कुछ देर के लिए वो उचित और अनुचित का भेद भूल जाती है ना, लेकिन उसका विवेक उसे शीघ्र ही सावधान कर देता है। जब अरुण कहता है कि मैं तुम्हें रानी बना दूंगा अगर हमने कौशल नरेश को हटाकर, मतलब मैंने अपना यहाँ पे राज्य स्थापित कर लिया, तो यहीं पर वो सोचती है कि सिंहमित्र जो थे वो कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है, वो ऐसा सोचती है। वह असह्य वेदना से भर उठती है और सेनापति को अरुण के आक्रमण से अवगत करा देती है। कहानी के अंतिम हिस्से में हम देखते हैं कि वो बलिदान का साहस भी रखती है, तो अरुण के साथ ही प्राण दंड का पुरस्कार मांगकर वह जैसे अरुण के साथ अपने विश्वासघात का प्रायश्चित कर रही है। मतलब एक तरह तो उसने धोखा नहीं दिया अपने रास्ते को, है ना, और जिस अरुण से वो प्रेम करती थी उस अरुण को उसने धोखा नहीं दिया, है ना, उसने धोखा दिया उस सामंती अरुण को जो यहाँ पर छल करके अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। और दूसरा द्वंद्व की स्थिति तब आती है जब अरुण के प्रति प्रेम को मतलब दूसरी द्वंद्व की स्थिति तब आती है अरुण के प्रति प्रेम को लेकर, है ना। अरुण जो कि मगध का राजकुमार है, तो उसके मतलब वो मधुलिका के प्रथम दर्शन में ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है और उससे अपना प्रणय भाव निवेदन कर देता है कि मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, मेरे हृदय की भावना अब गुंठन में रहना नहीं जानती। लेकिन मधुलिका को अपनी हैसियत का ध्यान था, तो वो वर्ग भेद की खाई से परिचित भी थी, तो कहती है कि राजकुमार मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर प्रेक्षण करके जीने वाली। आज मेरे स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन लिया गया है, मैं दुख से निकज हूँ, मेरा उपहास ना करो। तो ये उदाहरण बताता है कि प्रणय का प्रार्थी अरुण उसी वर्ग का है जिसने मधुलिका की स्नेह की भूमि को छीन लिया है, तो वो उस वर्ग के व्यक्ति के प्रति विकर्षण स्वाभाविक है, इसलिए मधुलिका जो है वो अरुण के प्रति कठोर बनती है ना। तो यहाँ पर भी एक तरह से वो द्वंद्व की स्थिति में है, वो भी हालांकि अरुण से प्यार करने लग जाती है लेकिन उसे बताती नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो इसी तरीके से फिर लेखक कहता है कि चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा, किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा, अश्व वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत नहीं हुई, उसके हृदय में टीस सी होने लगी, यानी कि उसे भी पश्चाताप हुआ। और जब वो अरुण चला जाता है और इन 3 सालों में जब वो इतनी दुबली पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करती है खेतों में, तब उसको पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या किया। फिर वो कहती है कि आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी, असहाय दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे ठंडलों के रंध्रों से नीचे नभ से बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा था। तो इस तरह मधुलिका ने अपने कर्तव्य का पालन भी किया, है ना, अपनी राष्ट्रीय भक्ति भी दिखाई और अपने प्रेम का बलिदान भी दे दिया। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।